तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। एक अपडेट ये है कि अब तक 2 किश्तों में 40 दिन टोटल लॉकडाउन जो है हम लोग वो झेल रहे थे। और लॉकडाउन 40 दिनों के लिए थी। 3 मई को ख़त्म होना था, लेकिन अभी एक ऐलान हुआ और वो ये कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर 3 किश्तों में ये लॉकडाउन और 17 मई तक लॉकडाउन अब जारी रहेगा। तो 40 और 14 टोटल 54 डेज़ एक तरह से भारत बंद। तो ये अभी खबर आई कि 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया। 3 मई यानी कि संडे तक लास्ट था, लेकिन जो अलग अलग जगहों पे कोरोना के जो अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तेज़ी से मैंने आपको बार बार बताया है कि अभी ये मई फर्स्ट और सेकंड वीक थोड़ा सा क्रूशल है, तो उसी को देखते हुए सरकार ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया। 17 मई तक अब पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। रेड जोन में अपना दिल्ली भी है, मुंबई भी है, पुणे भी है, नागपुर भी है, पटना भी है, नोएडा भी है, आगरा भी है, ऐसे और भी बहुत सारे जगह हैं। रेड जोन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ कुछ, जैसे ग्रीन जोन में 50% करीब बसें भी चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन आधी और भी कुछ सहूलियत उनको दी जाएगी। उसी तरीके से ऑरेंज जोन में भी लोगों को कुछ सहूलियत दी जाएंगी, कुछ दुकानें खुलेंगी। लेकिन रेड जोन में वैसे ही हाल रहेगा जैसे अभी तक पिछले 40 दिनों से चल रहा था। इसकी वजह यह है कि रेड जोन में इसको और फैलने से रोका जाए। तो हमारा जिससे ज़्यादातर रिश्ता है, ताल्लुक़, या तो दिल्ली, नोएडा, चूँकि ऑफिस दिल्ली में घर, नोएडा में ऑफिस, तो ये दोनों रेड जोन में है, तो कोई हम लोगों को रियायत नहीं मिलने वाली है, लेकिन बाकी जगहों पे मिलेगी। हाँ, एक चीज़ इसके साथ और है कि ट्रेन, प्लेन और इंटर स्टेट बसें जो अलग अलग जगहों पे हैं वो बिल्कुल अभी नहीं चलेंगी। तो ट्रेन और प्लेन ये दोनों पूरी तरह से 17 मई तक बंद हैं, जो 40 दिनों से पिछले पहले भी बंद हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ों में कुछ सहूलियत दी जाएगी ऑरेंज और रेड जोन में। तो ये अपडेट थी, 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। 3 की जगह 17 मई तक भारत बंद रहेगा। अब आते हैं आज की कहानी पर। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल की शातिर जो दिमाग है, उनके अंदर क्या क्या चलता है उसको लेकर। ये केस भी एक कत्ल की कहानी थी, लेकिन ये कत्ल की कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होती है, ये शायद उस वक्त जांच करने वाले पुलिस ने भी नहीं सोचा था, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स ने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब खुलासा होता है तो फिर जो चीज़ें सामने आती हैं वो हैरान कर देती हैं। यहाँ तक कि उसके बाद इस केस स्टडी को अमेरिका में ले जाकर रखा जाता है, आर्म्स डीलर के सामने, जो वहाँ की सबसे बड़ी आर्म्स के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, डीलर नहीं, डेटा बैंक जिनके पास है, वो भी चौंक उठते हैं। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। कहानी 1996 की है। कहानी जालंधर की है। एक जालंधर में बिजनेसमैन रहते थे और अच्छा खासा उनका नाम था। राजगुरु नगर इलाके में उनका घर था। राज सिंघानिया बिजनेसमैन का नाम। 1996 में एक रोज़ अचानक वो जब घर पे थे, 2-4 लोग दंदनाते हुए उनके घर के अंदर, बल्कि 4 लोग घुसते हैं। तब राज सिंघानिया और उनके परिवार के लोग साथ में थे सब, और घर में ही थे। वो आते हैं और उसके बाद हाथ में उनके पिस्टल, रिवॉल्वर वो दिखाते हैं और घर वालों से तिजोरी और बाकी चीज़ों की चाबी मांगते हैं, पैसे, गहने, सारी चीज़ें। इस दौरान में राज सिंघानिया और उनका फैमिली जो है वो थोड़ा डरता नहीं और उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस कोशिश में गलती हो जाती है और उनमें से एक बदमाश जो है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर था, वो राज सिंघानिया की तरफ निशाना लगाता है और बिल्कुल करीब से एक के बाद एक 2 गोली चलाता है। गोली राज सिंघानिया के सीने में लगती है। सिंघानिया गिर जाते हैं। गोली चलाने के बाद बदमाश भी घबरा जाता है और वो सारे बदमाश घर से भाग जाते हैं, जो भी जब तक वो लूट सकते थे लूट कर। इसके बाद घर वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। चूँकि ये इलाका राजगुरु नगर एक पॉश एरिया है, लुधियाना का ये मामला, जालंधर का नहीं, तो पॉश एरिया में इस तरीके से एक बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली घर में घुसकर, ये एक लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल था। जैसे ही लुधियाना पुलिस को ये बात पता चलती है और लोकेशन पता चलता है कि इस इलाके में हुआ, पॉश एरिया में, पुलिस भागती है घर की तरफ। घायल राज सिंघानिया को उठाकर नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी।
डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया और कहा कि ये ब्रॉड डेड है। मामला एक बिजनेसमैन के कत्ल का था, एक बड़े बिजनेसमैन का। लुधियाना में बात आग की तरह फैलती है। पुलिस के आला अफसर को फ़ौरन तैनात किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करो और जो भी है उनको गिरफ्तार करो। पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था। पुलिस अब कत्ल की जांच करती है, घर वालों से पूछताछ करती है, तमाम आसपास के लोगों को देखती है। 1996 में सीसीटीवी कैमरा और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए उन चीज़ों से कुछ मदद मिलनी नहीं थी। तो पुलिसिया अंदाज में ही केस की तफ्तीश की जानी थी। काफ़ी हाथ पैर मारती है पुलिस, लेकिन कातिल लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में पुलिस घर वालों से कई बार पूछताछ करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि ज़्यादा खून बहने से और सीने में गोली लगी थी, इस वजह से यह कत्ल हुआ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा और बाकी कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगता। वक्त बीतता जाता है, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, चूँकि एक बिजनेसमैन का मामला है। आखिर में फिर केस कई पुलिस के या अलग अलग लोगों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको भैया सॉल्व करो। तो एक टीम इस केस पे जो लगी हुई थी, जांच कर रही थी। जब उसे कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिला, तो उसने कहा जो हमारे पास है उसी से इस कातिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उनके पास सुराग और सबूत के नाम पे सिर्फ 2 गोलियां थीं। वो गोलियां जो राज सिंघानिया के सीने में धंसी थी और उनको निकाल के रखा गया था। तो पुलिस अब उन गोलियों के सहारे कातिल तक पहुंचने का फैसला करती है। गोलियों को फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजा जाता है और कहा जाता है कि इन गोलियों के ज़रिए आप जिस रिवॉल्वर, पिस्टल या बंदूक से गोली चली है उसके बारे में बताएं और बाकी चीज़ें आप, ताकि कुछ कातिल के बारे में कुछ सुराग मिल सके। फॉरेंसिक लैब में ये गोलियां जाती हैं दोनों। लैब इसको जांच करती है। जब रिपोर्ट आती है तो खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट चौंक उठते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा वो चौंकते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है। वो अपनी रिपोर्ट पुलिस को देते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक्सपर्ट से ज़्यादा पुलिस चौंक उठती है, इसलिए कि उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये दोनों गोलियां 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चली हैं। पुलिस वाले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इसकी जांच की थी, उनसे कहते हैं कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, गोली चेक करने में दोबारा कीजिए, क्योंकि ये गोली एक ही रिवॉल्वर से ही चली है, दोनों गोलियां। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये गोली जो है वो 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चली है, क्योंकि गोलियां जो 1.32 बोर का है और 1.30 बोर की है। जो पुलिस अफसर थे वो पूरे केस फाइल को खंगालते हैं, पलटते हैं, चश्मदीदों के बयान को पढ़ते हैं। हर जगह पे बयान में यही लिखा हुआ है कि एक ही लुटेरे ने एक ही रिवॉल्वर से राज सिंघानिया को 2 बार गोली मारी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस परेशान वापस भागती है राज सिंघानिया के घर पे, और उस वक्त जो मौके पे मौजूद थे, जो चश्मदीद, राज सिंघानिया की पत्नी, बच्चे, नौकर, इन सब से एक एक करके फिर पूछताछ होती है। कहा जाता है कि भैया ये बताओ कि ये गोली कितने रिवॉल्वर से चली। सारे फैमिली वाले कहते हैं कि एक शख्स था, एक लुटेरा था जो राज सिंघानिया के करीब था। उसने जब हाथमपाई हुई, विरोध शुरू किया, तो उसने रिवॉल्वर का मुंह राज सिंघानिया के सीने की तरफ किया और एक के बाद एक उसने 2 गोलियां चला दी, और एक ही शख्स ने एक ही रिवॉल्वर से दोनों गोलियां चलाई। पूरे फैमिली का बयान एक। अब पुलिस के सामने अजीब परेशानी, अजीब उलझन कि ये क्या है। फॉरेंसिक जांच ये कह रही है कि गोलियां 2 रिवॉल्वर से चली हैं, घर वाले कह रहे हैं कि एक ही रिवॉल्वर से 2 गोली चली है। अब पुलिस है, तो पुलिस के मन में भी शक और वहम पैदा हो गया कि कहीं इस कत्ल में घर वाले तो नहीं शामिल हैं, और पूरा घर वाला जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है वो गलत हो। क्योंकि जब पुलिस ने डॉक्टरों को, टीम को बताया, तो उन्होंने दोबारा सहारा अपना कुछ देखा और उन्होंने कहा नहीं, ये 2 गोलियां जो चली हैं ये 0.32 और 0.30 बोर से चली हैं। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि एक ही रिवॉल्वर से गोली चली है। तो अब घर वाले भी शक के घेरे में पुलिस चुपचाप अपना वक्त घर वालों पे भी लगा रही है कि शायद कोई क्लू, कोई सबूत मिल जाए कि ये मामला इंटरनल है, घर वाले इस कत्ल में जुड़े हुए हैं। कोई कामयाबी मिलती नहीं है। धीरे धीरे पूछताछ के बाद पुलिस को लगता है कि नहीं, घर वाले बेकसूर हैं, और सच में बाहर से कुछ लुटेरे आए थे और उसी लुटेरे के हाथ से ही राज सिंघानिया का कत्ल हुआ है। अब लेकिन उलझन ये थी कि घर वाले जो कह रहे हैं और जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट करी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये मसला क्या है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, कातिल का कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। इसी दौरान में पुलिस को एक केस होता है पंजाब के होशियारपुर ज़िले में।
करीब इस मामले के 9-10 महीने के बाद पंजाब के होशियारपुर ज़िले में एक शख्स अपनी कार में जा रहा था। कुछ लुटेरे रास्ते में कार रोकते हैं, कार वाला विरोध करता है, लुटेरे बदले में गोली चला देते हैं। जो कार चला रहे थे उनकी मौत हो जाती है। होशियारपुर की जो पुलिस है वो भी इस मामले की जांच करती है। कातिल भाग चुके थे, कातिल थे नहीं। तो वहाँ पे भी कातिल तक पहुँचने के लिए होशियारपुर पुलिस जो गोली उस कार चालक को लगी थी वो गोली फॉरेंसिक साइंस को भेजती है जांच के लिए, ताकि उस गोली के ज़रिए, क्योंकि ये पुलिस के लिए आम चीज़ होती है कि किसी न किसी सुराग के सहारे कातिल तक पहुँचे, तो उस गोली के ज़रिए कातिल तक पहुँचने की कोशिश करती है। होशियारपुर पुलिस भी वो गोली भेजती है फॉरेंसिक जांच के लिए। अब चंडीगढ़ CFSL लैब में ये गोली आती है होशियारपुर पुलिस की तरफ से। इत्तफाक से इस गोली की भी जो जांच कर रहे थे वो वही साइंटिस्ट की टीम कर रही थी जिसने लुधियाना के राज सिंघानिया की 2 गोलियों की जांच की थी। जब होशियारपुर की इस गोली की जांच की तो साइंटिस्ट एक बार फिर हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ये गोली उसी रिवॉल्वर से चली है जिस रिवॉल्वर से राज सिंघानिया को 2 गोली मारी गई थी। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर साइंटिस्ट खुद और परेशान हो जाते हैं। वो ये कि ये जो गोली चली तो सेम रिवॉल्वर से है, लेकिन ये किसी और कैलिबर की है, किसी और बोर की है। जो 2 गोली मिली थी 0.32 बोर, 0.30 बोर, और इस बार जो गोली मिली वो मिली 0.32 लॉन्ग बोर की, उससे चली हुई। तो रिवॉल्वर एक, लेकिन बोर अलग अलग। अब फॉरेंसिक साइंस के जो विद्वान वो भी हैरान। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँ आपको, सिर्फ एक चीज़, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो, बहुत सारे नहीं जानते हो। ये बोर, ये कैलिबर होता क्या है, एक गन की क्या पहचान होती है। बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, इवन तोप, आपने अक्सर सुना होगा कि इस कैलिबर की है, इतने mm की है, इस बोर की है। ये होता क्या है? जितने भी गन, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल बनते हैं, आपने देखा होगा उसकी जो नाली होती है वो पाइप की तरह होती है सारे, और उस पाइप के अंदर से गोली निकलती है। तो जो पाइप के अंदर का दायरा होता है, जो व्यास होता है, जो पाइप के अंदर का डायमीटर होता है, उसकी जो अंदर की गोलाई, चौड़ाई, जो भी, वो जो साइज़ होती है उसको बोर कहते हैं। अगर सपोज़ ये एक पिस्टल की नली है, ये पिस्टल है मान लीजिए एक, और ये पिस्टल की नली है, तो ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, इसके अंदर का जो पूरा दायरा है, जो एरिया है, ये इसको बोर कहते हैं। तो इसके साइज़ के हिसाब से ही पता चलता है कि ये कितने बोर का है। अब उसमें कई चीज़ होती है। ये तो बोर हो गया, एक पिस्टल या रिवॉल्वर या बंदूक या राइफल या इवन तोप भी जो निकलता है गोला, तो आपने देखा होगा तोप का बड़ा समूह होता है जिसके अंदर से वो निकलता है। तो तोप के अंदर के जो पाइप होता है उसकी जो चौड़ाई और गहराई होती है, उसको बोर कहते हैं। अब वो तो हो गया बोर, लेकिन वो कितने बोर का है, अब उसकी साइज़ जो होती है एक्चुअली उसको कैलिबर या mm कहते हैं। इसको, इस बंदूक की नली या रिवॉल्वर की इसके अंदर के हिस्से को हमने तो बोर कह दिया, लेकिन ये बोर की पूरी साइज़ क्या है, ये साइज़ नापने से पता चलता है कि ये कितने कैलिबर या mm का है। कैलिबर और mm दोनों एक ही चीज़ होती है, मिलीमीटर और कैलिबर। तो आपने जो अक्सर सुना हो कि 0.32, 0.30 या और भी इसमें कुछ बहुत सारे हैं जिसके 7.62, इसके अलावा 7.65 राइफ़ल की, इसकी AK-47 की। तो सबकी जो कैलिबर और mm वो साइज़ होती है उस सुराख की जिसके अंदर से गोली निकलती है, और हर सुराख उस गोली के हिसाब से उसकी साइज़ होती है, क्योंकि इस सुराख के ही हिसाब से उस मेक के गन या पिस्टल या रिवॉल्वर की गोली का साइज़ होता है। तो हमेशा जो आप बोर सुनते हैं, कितने बोर की पिस्टल या mm या कैलिबर, वो बेसिकली होता है उसका जिसके अंदर से गोली निकलती है, उस नली के अंदर से, उसको बोर कहते हैं। और नली के अंदर की जो साइज़ होती है, जिस साइज़ की गोली उसमें जाती है, उसको कैलिबर या mm कहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अब ये तो आप समझ गए। तो अब यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि जो राज सिंघानिया को गोली मारी गई, घर वालों ने कहा कि एक ही आदमी ने गोली मारी, एक ही पिस्टल से गोली मारी,
और वो 2 गोली निकली और दोनों गोली उनके सीने में लगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जांच करने के बाद कि ये जो 2 गोली है ये 2 अलग अलग रिवॉल्वर या 2 अलग अलग पिस्टल से निकली, एक ही पिस्टल से नहीं निकली। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, उनके कहने के पीछे तर्क ये है कि ये दोनों गोलियां अलग अलग बोर की हैं, जो मैंने भी आपको समझाया। एक साइज़ के हिसाब से, एक गोली 0.32 की है, एक गोली 0.30 की है। और जो अलग अलग बोर की गोलियां होती हैं वो एक ही गन से, जिस गन का जो बोर होता है, जो साइज़ होती है उसकी नली की, वो उसमें सिर्फ वही गोली फायर कर सकता है जिस गोली का साइज़ उस नली में फिट बैठता हो। तो ऐसा नहीं है कि बंदूक कोई भी और मैं कोई भी उसमें गोली डाल दूँ। राइफल की गोली अलग होती है, बंदूक की अलग होती है, डबल बैरल की अलग होती है, रिवॉल्वर की अलग होती है, पिस्टल की अलग होती है, तोप का गोला अलग होता है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस इसलिए कंफ्यूज था कि ये गोली जो है ये दोनों 2 अलग अलग बोर की है, मतलब 2 पिस्टल से चली है, जबकि घर वाले विटनेस कह रहे हैं कि एक ही पिस्टल से चली। ये कन्फ्यूज़न। अब जो होशियारपुर में पकड़ाता है वो गोली भी, वहाँ पे ये पता चलता है कि ये गोली उसी पिस्टल से चली है जिस पिस्टल से बाकी दोनों गोलियां चली थी राज सिंघानिया को कत्ल करने के लिए। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है, बोर आपने बता दिया, अब होशियारपुर से जो गोली लाई गई वो गोली देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि राज सिंघानिया को जो 2 गोली मारी गई थी ये तीनों गोली एक ही पिस्टल से चली है, क्योंकि पिस्टल तो है नहीं फॉरेंसिक के पास। तो गोली देखकर कैसे बताया जा सकता है कि सेम पिस्टल से ये गोली चली है, जबकि तीनों गोली के जांच के दौरान में पिस्टल अभी तक नहीं लगी है हाथ पुलिस के ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के। तो इसका भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये आसानी से बताया जा सकता है कि गोली किस पिस्टल से चली है। उसको समझाने के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ आपको कि आपको होल और नली तो ये सब कुछ बता दिया, जो साइज़, जो बोर होता है। हर बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल लोहे को पिघला कर बनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो जब वो पिघला कर बनाया जाता है तो ऊपर का शेप तो आपके अपने हिसाब से आ जाता है, लेकिन अंदर की नली के शेप में जब वो पिघला कर लोहा पिघल के बनता है तो उस नली के अंदर कुछ अलग अलग किस्म के निशान अपने आप बन जाते हैं। वो कुदरती नहीं होते, बनाते वक्त बन जाते हैं, वो ग्रूव्स के निशान होते हैं। तो हर नली के अंदर जब गोली जहाँ से चलती है उस नली में कोई ना कोई, हर जो एक रिवॉल्वर अगर 10 अलग अलग लोहे से बना है तो उनके 10 के अलग अलग अंदर निशान होंगे, और उस निशान के बारे में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो बनना ही बनना है। जब लोहे को पिघलाकर इस तरीके की चीज़ें बनाती हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट, एक छोटी सी चीज़, एक टेढ़ी, एक आड़ी, अंदर में कुछ ना कुछ एक ऐसा मार्क होगा, एक ऐसा निशान होगा जो उस पर परमानेंट होगा। तो क्या होता है कि जब उस हथियार से आप गोली फायर करते हैं तो उस नली के अंदर ये जो ग्रूव्स के निशान हैं वो निशान अपना थोड़ा सा उस बुलेट पे, उस गोली पे भी छोड़ देता है। तो जब फायर होता है तो उस नली के अंदर का वो मार्क उस गोली के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका क्या कहते हैं उसको, उस गोली की तीव्रता इतनी होती है, वो इतनी तेज़ी से निकलता है वो नाल से। तो जितने भी हथियार हैं उनमें ये ग्रूव्स जो होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। सारे जो भी गन है उसके ग्रूव्स, ये ज़रूरी, अगर मेरे पास एक पिस्टल और आपके पास एक है तो मेरे अंदर के जो पिस्टल के अंदर के जो निशान है ग्रूव्स के, वो आपके पिस्टल में वैसे बिल्कुल नहीं होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए अंदरूनी हिस्से में जो ग्रूव्स बनता है अपने आप, वो जब भी फायर होता है तो वो फायर अपने आप उस गोली पे, उस बुलेट पे निशान छोड़ देता है। और इसीलिए एक तरह का ये, जैसे हर इंसान के उंगलियों के जो या इसके निशान होते हैं, हमारे हाथों की लकीरें, ये सब हर इंसान के अलग हैं, किसी का भी मैच नहीं करता है। सेम बंदूक के साथ है कि उसके अंदर की जब नाल बनती है तो वो एक अलग तरह का मार्क छोड़ जाता है, और इसीलिए आराम से फॉरेंसिक जांच के दौरान ये पता चल जाता है कि ये एक ही पिस्टल से चली है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो राज सिंघानिया को गोली मारी गई दोनों, उसके बुलेट के ऊपर एक मार्क था, एक अजीब सा मार्क था, पर दोनों बुलेट पे एक ही जैसा था, क्योंकि वो दोनों बुलेट एक ही पिस्टल से चली थी, और उस पिस्टल के नाल के अंदर ग्रूव्स का निशान वैसे ही था जो भी एक मार्क था। तो वो मार्क उस बुलेट पे आ गया। जब होशियारपुर वाली गोली आई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास तो उस बुलेट को जब चेक किया तो सेम मार्क उस बुलेट पे भी था जो राज सिंघानिया को दोनों बुलेट से मारा गया था उसके ऊपर था। इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये मान लिया कि ये तीनों गोली एक ही रिवॉल्वर से चली है। तो अब यहाँ पे पुलिस के लिए बड़ी उलझन, पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये कोई एक ही गैंग है जो होशियारपुर वाले मामले में भी था और यहाँ पे भी था, और ये कोई लुटेरा गैंग है। लेकिन वो है कौन, ये उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये बड़ा मुश्किल काम था। अब पुलिस ने जब इस बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की
तो उन्होंने कहा कि एक बार और कंफर्म करने के लिए कि तीनों गोलियां एक ही पिस्टल से चली हैं, चूँकि अभी तक वो सिर्फ बुलेट जो है उसकी जांच की थी, जो राज सिंघानिया के सीने से मिली दोनों, और एक होशियारपुर के कार के मालिक से। उन्होंने कहा कि अगर इस बुलेट का खोखा, जो कि जहाँ पे फायर करते हैं गिर जाता है, वो मिल जाए तो और थोड़ा सा इसमें ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। होशियारपुर पुलिस और लुधियाना पुलिस दोनों फॉरेंसिक लैब को ये खोखा भी भेजती है, उस खोखे की भी जांच होती है, और उस खोखे के जांच के बाद ये 100% तय हो जाता है कि ये तीनों ही गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चली हैं। अब पुलिस के लिए मुश्किल ये था कि ढूंढें कैसे, क्योंकि एक वक्त में उस गैंग की मौजूदगी लुधियाना में भी, एक वक्त में होशियारपुर में भी। वक्त खिंचता गया। 1996 का ये मर्डर केस था, 1999 आ गया, 3 साल बीत गए। 25 मई 1999 को अब ये मामला ऊना पहुंच जाता है, पंजाब से निकलकर पहले लुधियाना, फिर होशियारपुर और अब हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में। 25 मई 1999 को एक ऊना शहर में स्कूल टीचर थी सुषमा। ये स्कूल के बाद अपने घर लौट रही थी। जब घर लौट रही थी तो ऊना में जिस जगह से लौट रही थी वहाँ पे एक चंक ऐसा है जो थोड़ा सा सन्नाटा था। तो वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से 2-3 लड़के उतरते हैं, सुषमा को रोकते हैं, उनको रॉब करने की कोशिश करते हैं, लूटने की किसी तरीके से, और रिवॉल्वर भी दिखाते हैं। सुषमा उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। वो भाग के पास के मार्केट में पहुँचती है, पर सुषमा बहादुर थी, वो आसपास में देखती बहुत सारे लोग हैं, उन सबको बताती कि ऐसे ऐसे वहाँ पे थोड़ी दूर पे मुझे कुछ लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर लूटने की मेरे चेन और ये कोशिश की। लोग अच्छे थे, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग देखते हैं कहाँ है। उधर बदमाशों को ये लगा कि वो बच के भाग गई है, वो दूसरे किसी शिकार की तलाश में वहीं गाड़ी लगाकर बेफिक्र खड़े हुए थे। इतने में लोग आए, उन लोगों के बीच में सुषमा थी। सुषमा को उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा कि ये आम लोग हैं। भीड़ वहाँ पहुँचकर उन चारों को चारों तरफ से घेर लेती है। अचानक सुषमा आती है, वो कहती है हाँ यही है। तब तक उसमें से 2 भाग जाता है, एक भीड़ के हाथ लग जाता है, पिटाई होती है। उसके बाद उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। जब पुलिस के हवाले किया जाता है उससे पूछताछ होती है। जब उसकी अच्छी खासी खातिर होती है फिर वो मुंह खोलना शुरू कर देता है, और जब मुंह खोलना शुरू करता है तो एक के बाद एक लूट के किस्से बताते जाता है। और उसी लूट के किस्सों में वो होशियारपुर और जालंधर के उस राज सिंघानिया का भी नाम ले लेता है और कहता है कि हमारे ही गैंग ने किया। हमारे गैंग में अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग शहरों में ऑपरेट करते हैं। फ़ौरन ऊना पुलिस, हिमाचल की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस को खबर करती है। इसके बाद इस शख्स को लुधियाना में लाया जाता है, क्योंकि राज सिंघानिया का मर्डर केस चल रहा था। उससे पूछताछ होती है। उसके पूछताछ के आधार पर उसके गैंग के एक एक करके बाकी सदस्यों को पकड़ा जाता है, और उनको पकड़ने के बाद आखिरकार उस गैंग का एक ऐसा मेंबर पकड़ाता है जिसके पास से वो रिवॉल्वर बरामद होती है, जिस रिवॉल्वर से राज सिंघानिया और जिस रिवॉल्वर से आपके होशियारपुर के उस कार के मालिक को गोली मारी गई थी। जब रिवॉल्वर पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस रिवॉल्वर देखकर चौंक उठती है। उसकी वजह ये थी कि ऐसी रिवॉल्वर या इस तरह का रिवॉल्वर पुलिस ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। फ़ौरन रिवॉल्वर को पुलिस उसी फॉरेंसिक साइंस लैब में चंडीगढ़ में भेजती है और कहती है कि आप इसको चेक कीजिए। और वो जो 3 गोलियां थीं, राज सिंघानिया के सीने से बरामद 2 गोली और एक होशियारपुर के कार ड्राइवर की, उन तीनों गोलियों को और इस रिवॉल्वर को मैच किया क्या इसी से चली थी। फॉरेंसिक की टीम शूटिंग रेंज में उस रिवॉल्वर को लेके पहुंचती है। उसके बाद वो उसको ट्रायल करती है, जांच करती है। ये साबित हो जाता है कि तीनों गोलियां इसी रिवॉल्वर से चली थी। लेकिन जो असली चीज़ थी, जिसको देख के खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का दिमाग घूम गया, पंजाब पुलिस का दिमाग घूम गया, वो ये था कि ये रिवॉल्वर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा रिवॉल्वर था जो एक साथ 5 अलग अलग बोर की गोलियां चला सकता था। इसको ख़ास तौर पर बनवाया गया था। इस रिवॉल्वर में 5 चैम्बर थे। फिल्मों में कई आपने देखा होगा, वो शोले में भी था, चक्री घुमा कर कि अब इसमें कितनी गोली, आदमी है ना, आदमी 3 गोली 6, फिर गब्बर सिंह एक एक करके 3 गोली हवा में फायर करता है, तो उसको चैम्बर कहते हैं, जिसके अंदर गोली रखते हैं। तो इसमें, लेकिन इस रिवॉल्वर के अंदर 5 चैम्बर थे सिर्फ, मतलब 5 ही गोलियां इसमें आ सकती थी। कमाल ये था कि इस चैम्बर का जो पहला चैम्बर था इस रिवॉल्वर का, उसका बोर था 7.62। 7.62 बोर की गोली यानी AK-47 की गोली। इसमें AK-47 की गोली डाल के आप चला सकते थे। दूसरे चैम्बर में था 0.30 बोर की गोली। तीसरे चैम्बर में आता था 0.32 बोर की गोली।
इसके अलावा 0.32 लॉन्ग बोर की गोली, तो 0.30, 0.32, 0.32 लॉन्ग बोर, देन 7.65 बोर की गोली पिस्टल की थी। तो AK-47 से लेकर अलग अलग बोर की गोलियां एक रिवॉल्वर से फायर हो रही थी और इसको इस अंदाज में ही बनाया गया था। जब इसकी सारी चीज़ें हो गई और कमाल ये था कि ये सारे अलग अलग बोर के एक ही रिवॉल्वर में होने के बावजूद जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इसको चेक किया तो सारी गोलियां अपने निशाने पर जा रही थी। ऐसा नहीं था कि एक ही रिवॉल्वर के अलग अलग चैम्बर बने हैं और उससे निशाना भटक रहा है, वो एक्यूरेट टारगेट लेता था, एक्यूरेट निशाना लेता था। तो इतने दिमाग से इसको बनाया गया था और इसी 5 एक रिवॉल्वर और 5 अलग अलग चैम्बर, मतलब 5 तरह की गोलियां, जिसने इस केस को इतना उलझा कर रख दिया था कि सिंघानिया के परिवार वालों तक पर पुलिस को शक करना पड़ा। इस तरीके से ये केस सॉल्व होता है। इस केस के सॉल्व होने के बाद इसके ऊपर बाकायदा फिर इस पुलिस के लिए एक तरह का स्टडी का काम था। ये रिवॉल्वर अपने आप में इस पर पूरा स्टडी होता है और फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है 3 मार्च 2004 को एक पूरी इस पर स्टडी करने के बाद अमेरिका की जो सबसे बड़ी आर्म्स डेटा बैंक है, जो दुनिया के अलग अलग हथियारों के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं और किस किस तरीके के, और आम पूरी दुनिया की पुलिस भी मदद लेती है। कई बार ऐसे असलहे या हथियार आते हैं कि ये क्या है, इसका मेक क्या है, ये कैसे हो सकता है। तो वो वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट थे फॉरेंसिक, ये इन्होंने अमेरिका के सामने पेश किया और वहाँ के डेटा बैंक के सामने रखा, इसलिए कि ताकि इसको देखकर बाकी और जो केसेस हैं दुनिया में शायद उससे उसको सुलझाने में मदद करे। तो इस पर एक बड़ी कामयाबी थी और जब ये डेटा बैंक में दिया गया तो ये कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ के भी जो एक्सपर्ट्स थे वो भी हंसे, उन्हें लगा कि ये क्या एक कारनामा था। और एक ऐसा बंदूक जिसके अंदर से 47 की भी, AK-47 की भी गोली चले, पिस्टल की भी चले, रिवॉल्वर की भी चले, बंदूक की भी चले, अलग अलग बोर की चले, और ये क्रिमिनल के दिमाग की उपज थी। तो ये थी कहानी, एक रिवॉल्वर से चली अलग अलग किस्म की गोलियां, जिसने पुलिस को उलझा कर रख दिया, जिसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उलझा कर रख दिया, लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए, सज़ा हुई और फिर केस खुल गया। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।